नमस्कार दोस्तों, वैकेंसी गुरु के एक और नए और मज़ेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो कि आज तक बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, अर्थात जो सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट से संबंधित। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं यह आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको ये प्रश्न हार्ड लग रहे हों तो भी आप हमें कमेंट जरूर करें। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए खालिस्तान विकल्प विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। यानी डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हमें बहुत सारे विकल्प प्रदान करता है। ऑप्शंस हैं MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड और MS एक्सेस। चारों में से आपको जवाब देना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट बनाने के काम में आता है। तो इसका सही जवाब सबको मालूम होना चाहिए। इसका सही जवाब है MS वर्ड। ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाने के काम में आता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। दूसरा प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट की अधिकतम आकार कितना हो सकता है। अगर आप MS वर्ड 2010 में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका अधिकतम आकार दोस्तों 32 GB तक हो सकता है। याद रखना, मैक्सिमम आप 32 GB तक का एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो, उससे बड़ा नहीं बना सकते। प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं इसी प्रकार। तीसरा प्रश्न है, एक बार जब आप टैब बटन दबाते हैं, कीबोर्ड में एक बटन होता है जिस पर ऐसा लिखा होता है टैब और ऐसा निशान बना होता है, इसका मतलब आप आगे जा सकते हो उससे। तो एक बार टैब दबाने पर माउस का जो पॉइंटर होता है, कर्सर होता है, वो कितने आगे जाता है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि वो आधा इंच आगे जाता है। आधा इंच यानी 0.5 इंच आगे जाता है। ये जो सिंबल है यहाँ पर ऐसा, ये इंच को डिफाइन कर रहा है। तो 0.5 इंच यानी कि आधा इंच आगे जाता है। चौथा प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है। MS वर्ड 2010 में जो दोस्तों डिफॉल्ट व्यू होता है उसे हम प्रिंट लेआउट व्यू कहते हैं। कौन सा कहते हैं? प्रिंट लेआउट व्यू। और दोस्तों, ऐसे प्रश्न हैं MS वर्ड के, एक्सेल के और पावर पॉइंट के मज़ेदार जो आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मतलब हर बार एग्जाम में अगर MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं प्रश्नों में से आता है। ये बात आपको विश्वास से देखनी है। आगे हम चलते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है, MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है। MS वर्ड में एक ऑप्शन होता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट यानी अनुवाद करना। अनुवाद करने वाला जो ऑप्शन होता है मित्रों, वो रिव्यू टैब के अंदर होता है। कौन से टैब में होता है? रिव्यू। MS वर्ड के अंदर छठा टैब होता है रिव्यू। जैसे हम होम से बात करें तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू छठा टैब है। तो रिव्यू टैब में होता है आपका ट्रांसलेट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में होता है। दोस्तों, पैराग्राफ ग्रुप ध्यान रखना 2 जगह होता है। पैराग्राफ ग्रुप जो होता है वो 2 जगह रहता है। एक तो आपका रहता है होम में, पहला आपका कहाँ रहता है? होम में। तो ये बता दिया, पहला तो होम में होता है। दूसरा कहाँ पर होता है मित्रों? दूसरा जो है वो रहता है पेज लेआउट में। पेज लेआउट। तो यहाँ पर इसका सही जवाब रह जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपने ऑप्शन सी जवाब सोचा है झटे में तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको कोई परेशानी किसी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। हमारी टीम आपके सभी कमेंट्स को पढ़ती है और आपका जो भी उचित जवाब होगा वो जरूर देंगी। MS वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, अगर आपको प्रत्येक लाइन पर नंबर लगाना है तो लाइन और नंबर, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। प्रत्येक लाइन पर नंबर लगाना है तो लाइन नंबर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगर आपने भी सी ही सोचा है तो बिल्कुल सही जवाब है। 8वां देखिए, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। अगर आप कोई पैराग्राफ है, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कई बार ऐसा बड़ा अक्षर लिखा हुआ आता है। ये पैराग्राफ है और यहाँ पर एक बड़ा अक्षर होता है ऐसे। इसको दोस्तों हम ड्रॉप कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉप कैप। याद रखना, ड्रॉप कैप किसे कहते हैं? पहला अक्षर पैराग्राफ का जो बड़ा बनता है उसको ड्रॉप कैप कहते हैं। तो ऑप्शन सी मित्रों 8वें प्रश्न का सही जवाब है। अगर आपने ड्रॉप कैप सोचा था तो बिल्कुल सही है। ड्रॉप कैप डिफॉल्ट रूप से 3 लाइनों पर लागू होता है। 3 लाइन पर लगता है ये। अगर हम अधिकतम लगाना चाहे तो 10 लाइन पर लगा सकते हैं, और मिनिमम लगाना चाहे तो 1 लाइन पर। सबसे कम ये 1 लाइन पर लगता है, अपने आप 3 लाइन पर, और अधिकतम 10 लाइन पर लगता है। 9वां प्रश्न देखिए, MS वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का उपयोग
किस कार्य के लिए किया जाता है। यानी इन्फो ऑप्शन क्या काम में आता है दोस्तों, आप इन्फो ऑप्शन का यूज करके डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा सकते हैं, मतलब उसको सुरक्षित कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। 10वां प्रश्न देखिए, फॉर्मेटिंग टूलबार में फॉन्ट साइज मैक्सिमम कितना होता है। दोस्तों एमएस वर्ड की फॉर्मेटिंग टूलबार जो रहती है उसमें अधिकतम फॉन्ट साइज 72 होता है और मिनिमम 8 होता है, और डिफॉल्ट अपने आप 11 रहता है, ये याद रखना। अधिकतम 72, न्यूनतम 8 और अपने आप जो डिफॉल्ट रहती है वो 11 रहती है। तो इसका सही जवाब 72 यानी ऑप्शन ए है। 11वां प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइन हैं। यानी एमएस वर्ड में टेक्स्ट के अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों अलाइनमेंट की अगर हम बात करें टेक्स्ट के तो 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। एक आपका होता है लेफ्ट, एक आपका होता है राइट, एक आपका होता है दोस्तों सेंटर, और एक आपका होता है जस्टिफाई। ठीक है, ऐसे करके 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। आपसे पूछे जाए एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं तो जवाब दोगे 4 प्रकार के होते हैं एमएस वर्ड में अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आप सबको मालूम है। आगे चलते 12वां प्रश्न, इनमें से कौन सा ऑप्शन हर पेज के नीचे बॉटम में शो होता है। यानी क्या है जो सभी पेजों के नीचे बॉटम में आता है, ऐसा कौन सा ऑप्शन जो हर पेज में यहाँ पर का आता है इस जगह। दोस्तों इसे हम फुटर कहते हैं। क्या कहते हैं, फुटर, क्योंकि नीचे जैसे व्यक्ति की बात करें तो नीचे उसके पाँव होते हैं, फुट होते हैं, वैसे ही तो नीचे जो फुट है वैसे ही डॉक्यूमेंट पेज में फुटर होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। आगे चलते हैं 13वां प्रश्न, फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज मिनिमम कितना होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज न्यूनतम 8 होता है। 14वां देखिए, कर्सर के राइट साइड से कैरेक्टर को मिटाने के लिए किस की का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम और यहाँ पर लिखा हुआ है शर्मा, ठीक है, अब आपको आपका कर्सर यहाँ पर है, अब आप राइट साइड के अक्षरों को मिटाना चाहते हैं। आप अपने, अब देखो ये ऑप्शन जो अपने मोबाइल में नहीं होता, अगर ऐसा लिखा हुआ है आपका कर्सर यहाँ है और आप शर्मा का ए मिटाना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, आप यहाँ पर कर्सर लाएंगे फिर मिटाएंगे इसे। जबकि आप कंप्यूटर में आपको इस यहीं से इस साइड में मिटा सकते हो। कैसे, अगर आपको इस साइड का मिटाना है तो आपको डिलीट बटन दबाना है और इस साइड का मिटाना है तो आपको बैक स्पेस बटन दबाना है। ठीक है ना, बैक स्पेस से तो बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड का मिटता है और डिलीट से दाएं साइड यानी कि राइट साइड का मिटता है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। 15वां प्रश्न देखिए, बुलेट्स एंड नंबरिंग टूल्स का उपयोग किस लिए किया जाता है। आप देखते हो दोस्तों कई बार पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ के सामने ऐसे गोला, स्टार, गुड मार्क या फिर ऐसे ऐसे चिन्ह बने होते हैं। इन चिन्हों को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इनको अपन बुलेट्स कह सकते हैं। ठीक है, या फिर पैराग्राफ के सामने कभी नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 ऐसे। तो दोस्तों इसका यूज हम क्यों करते हैं, लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। इनका यूज क्यों करते हैं अपन, लिस्ट बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए 15 में सही जवाब है। 16वां देखिए, एमएस वर्ड प्रोसेसिंग यानी वर्ड प्रोसेसिंग जो होता है को तीसरे पैराग्राफ, अगर उसका जो तीसरा पैराग्राफ है उसको 5वें पैराग्राफ के बाद में प्लेस करने का सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है। मतलब आपके पास 1 2 3 4 5 पैराग्राफ है, अब आप इस तीसरे पैराग्राफ को 5वें पैराग्राफ के बाद में लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको पहले क्या करेंगे, कट करेंगे, और कट करने के बाद क्या करेंगे, इसको आप सभी को मालूम है अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो पेस्ट करेंगे। तो इसका सही जवाब रहेगा कट एंड पेस्ट। अगला देखिए, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। अगर आपको एमएस वर्ड में कोई स्पेलिंग गलत है और उसको सही करना है तो आप स्पेल चेक ऑप्शन होता है उसमें स्पेलिंग चेक करने का, स्पेल चेक इसकी शॉर्टकट की F7 होती है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, स्पेल चेक F7 शॉर्टकट की। आगे चलते हैं, किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है। दोस्तों लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज या फिर सर्चिंग, मतलब किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है, से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों लाइन स्पेसिंग टेक्स्ट पर लगता है, ये भी टेक्स्ट पर लगता है, ये टेक्स्ट की कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। मार्जिन चेंज भी हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, पर सर्चिंग तो सर्च करना हो गया, इसमें फॉर्मेटिंग क्या होगी, फॉर्मेटिंग तो कुछ हुई नहीं है ना, कुछ बदलाव तो हुआ नहीं। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, सर्चिंग। 19वां प्रश्न देखिए, उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों यूजर एक डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसको फाइल नेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइल नेम, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।
अगला, एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए किस क्रियान्वयन फाइल का उपयोग करते हैं, यानी रन, आप कंप्यूटर में रन के अंदर एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए क्या कमांड लिखते हैं दोस्तों। रन से अगर आप एमएस वर्ड चलाना चाहते हो तो आप winword.exe आपको लिखना होगा winword.exe। अगर आप ये लिखते हैं तो आपका एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाता है। अगला, एमएस एक्सेल में बनने वाली सीट को निम्न में से क्या कहा जाता है। दोस्तों एमएस एक्सेल में जो सीट बनती हैं वो क्या कहलाती हैं दोस्तों, इसे हम स्प्रेड सीट कहते हैं। याद रखना, एमएस एक्सेल में तैयार की जाने वाली जो सीट होती हैं, बनने वाली जो सीट होती हैं, उसको हम स्प्रेड सीट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न 22वां, एमएस एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड का औसत निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। दोस्तों औसत, औसत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आपका जवाब रहेगा सर एवरेज। बिल्कुल ये जवाब रहेगा ना, बोलिए, बिल्कुल यही रहेगा। तो औसत का एवरेज इसका क्या रहेगा, इंग्लिश होगा। तो दोस्तों बस एवरेज फंक्शन लगा देंगे, इजी सी बात है। 23वां देखिए, एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। एमएस एक्सेल में जो सीट होती हैं उसका डिफॉल्ट व्यू जो होता है दोस्तों होता है नॉर्मल व्यू। कौन सा होता है, नॉर्मल। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, नॉर्मल व्यू। 23वें में सी सही जवाब है। 24वां देखिए, प्री डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शन जो स्वतः गणना करते हैं, ऑटोमेटिकली गणना करते हैं, उन्हें हम फंक्शन कहते हैं दोस्तों। क्योंकि ऐसे फॉर्मूले जो पहले से ही तैयार कर दिए जाते हैं गणना के लिए, उन्हें फंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25वां, एमएस एक्सेल में जो की संशोधन के काम में आती है वो कौन सा बटन है। यानी एमएस एक्सेल में एडिटिंग करने के लिए जो बटन काम में आता है उस बटन को क्या कहते हैं, कौन सा बटन है। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि एमएस एक्सेल में एडिटिंग करने के लिए या फिर कहीं पे भी किसी का भी नाम बदलना हो, एडिटिंग करनी हो, तो F2 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। 26वां, निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है। दोस्तों इनमें से एक्सेल में क्या नहीं होता, आपको पता है एक्सेल में सेल भी होता है, कॉलम भी होता है, रो भी होता है। डॉक्यूमेंट एक्सेल में नहीं होता, डॉक्यूमेंट तो एमएस वर्ड के अंदर बनता है, तो ये इससे संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी। अगला देखिए, फॉर्मूले में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजेसेंट रेंज निर्दिष्ट होती है और इसे आप किसके द्वारा पृथक करते हैं। मैं आपको कहूं कि आपको यहां पर लिखना है A1, ठीक है, A1 और A3 और A5 और A6। तो यहां पर जो सेपरेट कर रहा है, अलग अलग करता है, पृथक करता है दोस्तों, वो कौन सा चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है। आप बोलेंगे कि सर ये तो कोमा है, तो बिल्कुल सही होगा, कोमा ही तो लगाएंगे अपन। कई बार अगर आपसे कहा जाए कि जैसे जयपुर से अजमेर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जयपुर से अजमेर, बीच में ये वाला चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। वैसे जयपुर और अजमेर लिखना हो तो आप पहले तो लिखेंगे जेपी और फिर लिखेंगे अजमेर, ठीक है, कोमा लगा देंगे बीच में। तो पृथक करने के लिए कोमा काम में आता है, ठीक है। एक्सेल में याद रखना, पृथक के लिए कोमा। और अगर हम बात करें कि एक्सेल के अंदर अगर हम बात करें एमएस एक्सेल के अंदर कि शुरू से अंत तक की वैल्यू को दिखाना हो तो एक साथ, ठीक है, तो शुरू से अंत तक की वैल्यू को एक साथ दिखाना हो तो दोस्तों उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं कोलन का। जैसे A1 से लेकर A10, तो आप यहाँ पर कोलन चिन्ह का यूज करते हैं एक्सेल में, और अलग अलग दिखाने के लिए कोमा का यूज करते हैं। आगे चलते हैं अगले 28वें प्रश्न पे, डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से रिप्रेजेंट कौन करता है। आप चाहते हो कि आपकी द्वारा दिया गया डेटा आसानी से समझ सके लोग और ईजी में वो चित्रों के रूप में दिखाई दे, तो आप उसके लिए चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, इसके बारे में ध्यान से समझो। आप लोग सभी क्रिकेट देखते हैं, आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल देखते हैं, ठीक है, और हमें विराट कोहली और अपना रोहित शर्मा इनकी बैटिंग भी अच्छी लगती है। तो बिल्कुल आपको पता है कि क्रिकेट में जब हम देखते रहते हैं तो जब किसी भी टीम का स्कोर दिखाया जाता है तो वहां पर एक चार्ट बनता है इस प्रकार से, और वहां पर एक लाइन होती है ऐसे 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 जो रनों की लाइन होती है, और बीच बीच में आप ऐसे गोले देखते हो जहां जहां विकेट जाता है। अब ये आपको क्या बता रहा है, इधर तो रन लिखे होते हैं कि 100 रन और 200 रन 300 रन ऐसे, है ना। इधर ओवर होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ऐसे होते हैं नहीं होते, बिल्कुल आप कहेंगे होते हैं। तो आपको डेटा को आसानी से समझाने के लिए, आसानी से दिखाने के लिए और चित्रों के रूप में दिखाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, चार्ट का। और ये चार्ट होता है, ये चार्ट तो है, ठीक है। आगे चलते हैं 29वें प्रश्न में, अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते
तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप फॉर्मूला बार का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट एडिट नहीं करना चाहते तो आप उसको फॉर्मूला बार में से भी एडिट कर सकते हो MS एक्सेल में। 30वां देखिए, इस टैब में प्रूफिंग टूल्स होती हैं, यानी प्रूफिंग जो है ऑप्शन होता है वो कौन से टैब में होता है। तो दोस्तों प्रूफिंग जो है वो स्पेलिंग, ग्रामर वगैरह वगैरह होती है। ठीक है ना, स्पेलिंग्स में गलतियां होती हैं उनको सुधारना वगैरह वगैरह, तो ये सारा रिव्यू टैब के अंदर होता है। किस टैब में होता है? रिव्यू में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 31वां देखिए, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप किस तरह पेज ओरिएंटेशन का अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे। अगर आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं तो कौन सा ओरिएंटेशन आप यूज में लेंगे, आपको ये पता होगा। अब यहाँ पर ही थोड़ा सा कठिन होगा। ठीक है, कठिन इसलिए होगा ये क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि अभिविन्यास। अब आप अभिविन्यास से समझ में आपको आया नहीं होगा कि अभिविन्यास क्या होता है। तो अभिविन्यास दोस्तों ओरिएंटेशन को कहते हैं। आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन लेंगे चौड़े के लिए, ये लैंडस्केप है। ठीक है, अगर आप सीधा लोगे तो ये पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट। ठीक है ना, और ये लैंडस्केप है। तो लैंडस्केप होगा चौड़े फॉर्मेट के लिए। अगला प्रश्न देखिए 32वां। यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट 31 क्वेश्चंस हमने आज कंप्लीट किए हैं। इनमें से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं कमेंट करके बताएं। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आप वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। गुड बाय, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।